सुप्रभात मित्रों, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। आइए हम देखते हैं, आज हम देखेंगे करीब 30 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो हमारे यूपी पेट, ठीक है ना, यूपी पेट के लिए, ठीक है ना, हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो 2022 के लिए है, इसके लिए है। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं, सर्चिंग डालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अष्टप्रधान जो है कह रहा है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसकी थी। तो अष्टप्रधान, देखिए अष्टप्रधान जो है 8 मतलब इसमें जो 8 तरह के प्रशासन व्यवस्था थी इनकी, ठीक है ना। तो ये 8 तरह की प्रशासन व्यवस्था किसकी थी, मराठा प्रशासन में, और ये किसने किया था, ये शिवाजी ने, ठीक है ना। तो ये शिवाजी में थे ये अष्टप्रधान, ठीक है। तो ये उनके शिवाजी का जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उनके जो मंत्रिमंडल थे, मंत्रिमंडल, ठीक है, तो उसकी संख्या, उसकी जो संज्ञा दी गई थी वो अष्टप्रधान थी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। काव्य लेखन में किसे हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए काव्य शैली में हिंदुस्तानी शैली, तो हिंदुस्तानी शैली जब भी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि अमीर खुसरो की ये बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अमीर खुसरो जो है फारसी, ठीक है, और हिंदी प्लस हिंदी, इन दोनों को मिला के ये जो हुआ था इनका, ये किसके, सबक ए हिंद कहा जाता है इनको, है ना, सबक ए हिंद या फारसी हिंदी के जन्मदाता कहा जाता है। तो देखिए एक और चीज़ है, अमीर खुसरो को जो कहा जाता है, जैसे दोनों भाषा के विद्वान थे, किसके, फारसी और हिंदी दोनों के थे, तो इसीलिए इनको हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। हाँ, त्रयी से कह रहा है कि त्रयी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए त्रयी जो है, त्रयी शब्द जो है ये क्या है, त्रयी का मतलब होता है 3 वेद, ठीक है। त्रयी का आप सीधा सा शाब्दिक मतलब समझ लीजिए, 3 वेद होता है। और 3 वेद क्या है, 3 वेद जो है हमारा कौन सा, तीनों वेद, आपका ऋग्वेद हुआ, फिर यजुर्वेद हुआ और सामवेद हुआ, ठीक है। तो हमारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों मिला के इन तीनों वेद को क्या कहते हैं हम, इन तीनों वेद को कहा जाता है त्रि। तो देखिए ये त्रि जो है ये हमारे त्रिरत्न में नहीं आता है, ये बुद्ध में भी नहीं आता है, ठीक है, ये 3 वेद से आता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 वेद। चलिए आगे देखते हैं हम, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। देखिए विदर्भ के खजुराहो के रूप में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विदर्भ के खजुराहो, आप याद रखिएगा, ये जो खजुराहो है, हैं, इस खजुराहो का जब भी नाम आए विदर्भ के खजुराहो, तो ये मार्कंडेश्वर, ठीक है, मार्कंडेश्वर मंदिर जो है ये, ठीक है, मार्कंडेश्वर मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक है। तो इसके उसको मतलब विदर्भ, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ को भी कहते हैं और खजुराहो भी कहते हैं इसको, तो ये आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि मार्कंडेश्वर, ठीक है, मार्कंडेश्वर मतलब कैसे पड़ा, तो ये आप याद रखिएगा, मार्कंडेय जो थे क्या थे, ऋषि थे, ठीक है, इनके नाम पर ये पड़ा मार्कंडेश्वर, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, कौन बेमेल है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा है जो बेमेल है। तो देखिए अदीना मस्जिद जो है ये क्या, मांडू कह रहा है, ठीक है। तो ये मांडू में ना हो के कहाँ पे है, अदीना मस्जिद, पहला ही हमारा गलत हो जा रहा है, ठीक है। ये हमारा मांडू में नहीं है, ये हमारा कहाँ है, मालदा में है, ठीक है, ये हमारा मालदा में है। अदीना मस्जिद मालदा में, लाल दरवाज़ा मस्जिद ये जौनपुर में है, ये सही है, ठीक है। और इसको मालदा में जो है, इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, आप ये भी जान लीजिए, ये सिकंदर शाह ने कराया था, ठीक है। और ये किस सन में कराया था, ये 1373 में कराया था, याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला आंसर जो है ये सही हो जाएगा हमारा। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच, ठीक है, मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच गतिरोध दूर करने के लिए किसने फार्मूले पेश किए। तो देखिए इसमें जो है हमारा जो है मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच गतिरोध दूर करने के लिए किसने फार्मूले पेश किए। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा राजगोपालाचारी, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। इस फार्मूले को जो है ये जो फार्मूला है गतिरोध दूर करने का, इसमें सहमति किसकी बनी थी, ये सहमति बनी थी किसकी, महात्मा गांधी की, ठीक है,
महात्मा गांधी की। चलिए आगे देख लेते हैं हम। 7वां, जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। देखिए जिसमें इसमें जो शामिल नहीं था उसको बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, देखिए भगवती चरण वोहरा जो हैं ये इसमें शामिल नहीं थे होर्डिंग बम कांड में, ठीक है। ये जो हैं इनका नाम नहीं था, ये बाल मुकुंद शामिल थे, अमी चंद शामिल थे और अवध बिहारी शामिल थे। लेकिन हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा भगवती चरण वोहरा हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा बेमेल है? तो देखिए बेमेल पूछ रहा है, तो इसमें भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, ठीक है। बकास्त संघर्ष स्वामी सहजानंद, चलिए ये भी ठीक है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय एमजी रानाडे, ये गलत है। देखिए प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है एमजी रानाडे नहीं, डीके कर्वे ने किया है, ये आप याद रखिएगा, डीके कर्वे ने किया है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा जो है ये पूछ रहा है बेमेल, तो बेमेल हमारा जो है ये सी आ जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 9वां, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो देखिए सबसे बाद में ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या हुआ। तो देखिए ये इंडियन पेट्रियोटिक जो है ये हमारा कब हुआ था? ये 1798 में हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और अनुशीलन समिति का जो गठन है इसका 1888 में, ठीक है, इसका जो हुआ था 1888 में। तो हमारा जो सबसे बाद में हुआ था, तो देखिए और ये संधि ये 1798 में है, ठीक है। तो जो सबसे बाद में हो तो हमारा यही हुआ, लाहौर षड्यंत्र जो है ये हमारा सबसे बाद में हो, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किसे अज्ञात शत्रु से संबोधित किया था? देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। संबोधित किया था अज्ञात शत्रु, तो अज्ञात शत्रु से जिनको संबोधित किया था, तो देखिए ये जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहा था, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा जो राइट आंसर होगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम क्या हैं? राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति रहे हैं। इनको जो है उन्होंने अज्ञात शत्रु के नाम से संबोधित किया था। और महात्मा के नाम से महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था सबसे पहले? तो रविन्द्रनाथ ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें गांधी जी को क्या किया था? इनको राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है, राष्ट्रपिता से कहा था। तो लेकिन आप ये याद रखिए अज्ञात शत्रु जो कहा महात्मा गांधी ने वो किसको कहा? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा आप, जो हमारे ये क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने भी कुछ नाम से संबोधित किया है, तो आप जानते हैं क्या है? वो नेताजी जो नाम है ये हिटलर ने दिया है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को। चलिए आइए देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन। हाँ, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो होगी वो यमुना ही हो जाएगी, ठीक है। आप याद रखिएगा यमुना की जो लंबाई है वो कभी पूछ लेता है तो कितना है? 1375 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलती है आपको पता होगा? गंगा और यमुना कहाँ पे मिलती हैं आपको पता होगा? अब देखिए पहले जो नाम था इसका क्या था? इलाहाबाद था। अब क्या नाम हो गया है इसका अब प्रयाग हो गया है, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए तो हमारा राइट आंसर यमुना हो जाएगा। चलिए आइए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो देखिए इसमें जो हमारा रहेगा इसको मतलब याद करने वाली चीज़ें हैं ये 300 ये हमारा पहला ही सही हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आइए दूसरा 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में, ठीक है, आइए देखिए कह रहा है दक्षिण भारत में, ये पूरे भारत में नहीं पूछ रहा है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन रख। देखिए तो दक्षिण भारत में कह रहा है, तो दक्षिण भारत में अगर हम उठाएंगे तो कौन सा? महाराष्ट्र आ जाएगा। और अगर भारत में पूछ देता ये, ठीक है, आप याद रखिए अगर भारत में पूछता तो हम किसका नाम लेते सबसे प्रथम? तो हमारा आ जाता उत्तर प्रदेश,
ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन, पूरे देश में सबसे प्रथम पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है, ये याद रखिएगा आप। चलिए आइए आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। पूरब पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कहाँ पे काटते हैं। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, देखिए श्रीनगर से, ठीक है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो हम उत्तर से अगर दक्षिण जाएंगे तो कहाँ है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, और फिर गलियारा से सिल्वर होके पोरबंदर को जोड़ने के लिए पश्चिम वाला, ठीक है। तो वो जो है आपका सबसे पहले देखिए श्रीनगर, श्रीनगर और फिर ये कहाँ जाएगा? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। और दूसरा जो है ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम पोरबंदर है और पोरबंदर से कहाँ हमारा जो जाएगा सिलचर तक जाएगा, ठीक है। तो सिलचर तक जाएगा, तो इसमें जो इन दोनों के बीच में जो काटता है, ठीक है, तो वो हमारा कहाँ हो जाएगा? वो झांसी है, ठीक है। अगर ये पूछता है कि ये राजमार्ग जो हैं हमारे, ये दोनों अगर कहाँ काटते हैं, तो वो बीचों बीच में अगर काटते हैं तो वो झांसी में काटते हैं। ये आप याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर झांसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद के स्रोत हैं? तो देखिए इसमें कह रहा है कि हरी खाद के जो स्रोत हैं वो बताइए, ठीक है। तो देखिए नील हरित शैवाल जो है ये हरित खाद के स्रोत हैं, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, इसको चलिए जाने दीजिए। हाँ, इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना, देखिए इसका क्या है, इसका जो हमारा आंसर होगा ये विश्व बैंक होगा, ठीक है। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? विश्व बैंक का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा करने की बात नहीं है, ये हमारा याद रहेगा, ठीक है, विश्व बैंक का। चलिए और आगे हम देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो देखिए आर्थिक वृद्धि, ठीक है, आर्थिक वृद्धि जो है ये हमारा किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि आर्थिक वृद्धि का संबंध जो है देश की प्रति व्यक्ति आय का जो भी होता है उसमें एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, ये कब पारित हुआ इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारा सुरक्षा अधिनियम 1993 में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये इसमें पारित हुआ था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का इसका भी जो गठन हुआ था वो 1993 में ही हुआ था, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं, देखिए प्रति व्यक्ति आय में कमी, प्रति व्यक्ति आय इसका तो है भाई अर्थव्यवस्था से, कृषि की प्रमुखता भी होनी चाहिए और जनसंख्या का दबाव, ठीक है, ये भी है हमारा, ठीक है। तो ए बी सी देखिए भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में असंतुलन, ये जो है हमारा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए उद्योग तथा विनिर्माण क्षेत्र जो है द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो रहेगा ये इसमें नहीं है, भारी उद्योग तथा मजदूरी माल में संतुलन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है? तो देखिए कौन सा कदम, तो इसमें देखिए करों में कमी, इससे कोई फर्क नहीं है, अभिमूल्यन इससे भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो हमारा सही हो जाएगा वो अवमूल्यन हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। चुनाव के दौरान आचार संहिता को लागू करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो देखिए जो हमारा उत्तरदायी होता है चुनाव के दौरान आचार संहिता, आधार है ये सारी, आप आचार समझिएगा,
आचार होता है, ये आचार संहिता। तो आचार संहिता जब लागू होती है तो आपको भी पता होगा चुनाव में जब लागू हो जाती है तो कौन हो जाता है। देखिए, ना तो राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, बिल्कुल नहीं, चुनाव आयोग सर्वोपरि हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया गया है। तो देखिए, ये कह रहा है कि संविधान जो है कब हमारा अधिगृहित किया गया। ठीक है, तो ये आपको भी पता होगा, ठीक है, कि ये 26 नवंबर 1949 में ये अधिगृहित किया गया था। और संविधान को बनने में कितने समय लगा था, तो इसको 2 इयर्स 11 मंथ और कितना 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। आप याद रखें इसको। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया है। तो देखिए, भारत में गवर्नर जनरल का जो पद है, ठीक है, ये कब सृजित किया गया। आप इसको जरा सा जब सन याद कर लेंगे तो आपको इससे बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो है चार्टर 1833 में इसमें किया गया था ये। ठीक है, तो ये आप याद रखिए 1833 में, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस। चलिए आइए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत, तो देखिए अनुच्छेद जो है हमारा 44, इसके तहत क्या है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम 25वां क्वेश्चन। संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। तो देखिए कानूनी, ठीक है, तो इसको जारी करने के लिए अगर कानूनी अधिकार संवैधानिक रूप से अगर करना है तो वो कौन करेगा, हाई कोर्ट कर नहीं सकता है। ठीक है ना, तो सबसे मतलब अगर करना है तो कौन करेगा, इसकी शक्ति जो होती है किसके पास होती है, उच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय। आइए अब देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन। कीटभक्षी पौधे। देखिए कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसी में रहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए ये आपको पता है कि कीटभक्षी पौधों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए ही क्या करते हैं, उगते हैं। ये आप याद रखिएगा। और इससे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो कीटों को पकड़ के खाते हैं और उनसे नाइट्रोजन लेते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं और 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अधिक फोटान यानी अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो हो जाएगा एक्स किरणें जो है वही हमारा सही है, ये जो है अधिकतम फोटान ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ उत्पन्न होती है। तो देखिए क्रेब्स साइकिल की क्रिया जो है वो कहाँ होती है, माइक्रोकांडिया में होती है। ये आप याद रखिएगा, ये माइक्रोकांडिया में होती है। ठीक है, और माइक्रोकांडिया की जो रचना होती है वो किससे होती है, टेनिस के आकार की होती है, इस तरह की होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, और ये देख लीजिए राइबोसोम कह रहा है, तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है, लेकिन हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, माइक्रोकांडिया रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 29। चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु। तो देखिए चुंबक के लिए आपको भी पता होगा कि सीधी सी बात है, एल्युमिनियम को वो चिपकाता नहीं है। ठीक है, और सर्वाधिक उपयुक्त देखिए तांबा को चिपकाता नहीं है, बचे ये दोनों लोहे और इस्पात। तो इस्पात और लोहे में जो सबसे उपयुक्त होगा तो आप समझ लीजिए कि वो इस्पात हमारा टिक लग जाएगा, लोहे पे आप टिक मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम 30वां क्वेश्चन, ये लास्ट है। ब्रोमीन होती है, तो देखिए ब्रोमीन जो होती है वो क्या है, एक्चुअल देखिए वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, और क्या होता है
ये एक अधातु है, ठीक है, ये एक अधातु है, ठीक। और ये जो होती है ये हमारा कैसा होता है, लाल और भूरी द्रव होती है ये, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए हमारे ये 30 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप सभी का।